यह कहानी है चंदनपुर गांव में रहने वाले लालची और घमंडी माधव सेठ की, जो बहुत महंगे दामों पर मटन बेचा करता था। लेकिन एक दिन शहर से विक्रम और उसकी पत्नी काव्या गांव आते हैं और मिलकर अपना छोटा सा मटन रोटी का ढाबा शुरू करते हैं। दूसरी तरफ विक्रम की बढ़ती सफलता देखकर माधव सेठ अंदर ही अंदर जलने लगता है, क्योंकि उसका ढाबा अब ठप पड़ने लगा था। आखिर आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। अरे माधव भाई, आज मटन की तरी में मिर्च थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई क्या? गला बिल्कुल जल रहा है और ऊपर से तुमने इस छोटी सी प्लेट के दाम भी अचानक से इतने बढ़ा दिए। ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। देखो भोला, अगर जेब में पैसे कम हो तो सादा पानी पीकर पेट भर लिया करो। मेरे मटन पर उंगली मत उठाओ। पूरे चंदनपुर में मेरे अलावा कोई दूसरा मटन बनाना तो दूर, उसकी खुशबू तक नहीं दे सकता। खाना है तो चुपचाप बड़े हुए दाम दो, वरना अपना रास्ता नापो। माधव भाई, थोड़ा तो नरम स्वभाव रखो। ग्राहक तो भगवान का रूप होता है ना। हम तो तुम्हारे यहाँ हर हफ्ते आते हैं। कम से कम अपनों से तो इस कदर कड़वी भाषा में बात मत किया करो। भगवान अपने घर पर होंगे बबलू भाई। यहाँ मेरे ढाबे पर सिर्फ मेरा कानून चलता है। अगर मेरा ये कड़वा स्वभाव पसंद नहीं है तो कल से घर पर सूखी रोटी चबाना, और याद रखना, तरसोगे इसी स्वाद के लिए। और ये था चंदनपुर गांव का सबसे लालची और घमंडी सेठ माधव, जिसे अपने स्वाद और पैसे के घमंड ने इंसानियत की कीमत भुला दी थी। और दूसरी तरफ शहर में काम धंधा ठप होने के बाद अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद लिए विक्रम और काव्या काम की तलाश में चंदनपुर गांव पहुंच जाते हैं। देखो काव्या, ये चंदनपुर गांव कितना शांत और सुंदर लग रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। शहर में तो काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत का फल हमें इस पावन मिट्टी में जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब तक हमारे पास आपका जादुई हुनर है, हम कहीं भी भूखे नहीं मर सकते। बस आप अपना हौसला बनाए रखना। हम मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि लोग हमारी मिसाल देंगे। तभी वहां से गुजर रहा भोला उन दोनों को देखकर अचानक रुक जाता है। अरे भाई बहन, माफ करना, तुम दोनों नए शादीशुदा जोड़े लगते हो। यहाँ गांव में इस चिलचिलाती धूप में किसे ढूंढ रहे हो? अगर रहने की जगह ढूंढ रहे हो तो सीधे सामने वाले मुखिया जी के बंगले पर चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। हम सच में शहर से यहाँ कुछ काम की तलाश में आए हैं। मुखिया जी अगर थोड़े मददगार स्वभाव के हैं तो हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अगले ही पल विक्रम और उसकी पत्नी काव्या मुखिया जी के घर पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, मेरे स्वर्गीय पिताजी शहर के एक बहुत बड़े रसोइये थे और उनके हाथ का मटन खाने लोग दूर दूर से आते थे। मैं भी वही हुनर लेकर आया हूँ। बस मुझे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक छोटा सा मौका चाहिए। विक्रम बेटा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई और ईमानदारी साफ दिखाई दे रही है। हमारे गांव में माधव का एक ढाबा तो है, लेकिन उसका घमंड 7वें आसमान पर है और वो लोगों को बहुत परेशान करता है। मुखिया जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम गांव के किसी नियम को नहीं तोड़ेंगे और बेहद कम दामों में सबको शुद्ध खाना खिलाएंगे। बस आप हमें गांव के कोने वाली उस खाली जमीन पर छोटी सी रसोई शुरू करने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें वो जगह इस्तेमाल करने की इजाजत देता हूँ और शुरुआती सामान के लिए कुछ मदद भी कर दूंगा। लेकिन याद रखना, माधव बहुत चालाक इंसान है। वो अपनी दुकान के सामने किसी और को बर्दाश्त नहीं करेगा। संभल कर रहना। अगली ही सुबह विक्रम और काव्या अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। तभी पास से गुजर रहे भोला और बबलू मटन की लाजवाब खुशबू से रुक जाते हैं और उसकी ओर खींचे चले आते हैं। भाई बबलू, जरा अपनी नाक खोलो और सूंघो। ये कैसी अद्भुत और लाजवाब खुशबू हवा में तैर रही है। माधव के ढाबे से तो हमेशा जले हुए तेल की अजीब सी गंध आती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ असली जादू पक रहा है। आइए आइए बड़े भाई, आज ही हमारी इस छोटी सी दुकान की शुरुआत हुई है। शहर का असली मटन रोटी का स्वाद आज मैं आपको चखाऊंगा। आप बस एक बार इस गरम गरम तरी का आनंद लेकर देखिए। तभी भोला और बबलू पहला निवाला चखते हैं और स्वाद लेते ही दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। ओहो विक्रम भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा मटन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। मांस बिल्कुल मक्खन की तरह पिघल रहा है और मसालों का संतुलन तो सीधा दिल को छू गया। आप लोग आराम से खाइए भाई साहब। हमारे यहाँ स्वाद के साथ साथ ग्राहकों का सम्मान भी मुफ्त मिलता है। अगर रोटी कम पड़े तो बेझिझक बताइएगा। हमारे लिए आपकी संतुष्टि ही सबसे बड़ी कमाई है। और दूसरी तरफ माधव सेठ के ढाबे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम की दुकान पर उमड़ी भारी भीड़ को देखकर वह अंदर ही अंदर जल रहा था।
ये कल के आए छोकरे ने तो मेरे पूरे धंधे की कमर ही तोड़ कर रख दी है। मेरे ढाबे की सारी मेजें खाली पड़ी हैं और वहाँ उस अदने से मटन कॉर्नर पर पूरा गांव टूट पड़ा है। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी उधर से गुजरते हुए भोला का दोस्त बबलू माधव सेठ का मजाक उड़ाते हुए, अरे माधव भाई, अब मक्खियां मारना बंद करो और अपनी दुकान पर ताला लगा दो। अगर असली मटन खाना हो तो जरा विक्रम के यहाँ जाओ, दाम भी आधे हैं और स्वाद अमृत जैसा। इस विक्रम का घमंड तो अब मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, वरना मेरा नाम भी माधव नहीं। सीधे तरीके से तो ये मानने वाला नहीं है। आज रात जब वो दुकान बंद करेगा तब मैं इसके साथ एक ऐसा खेल खेलूंगा कि ये खुद गांव छोड़ देगा। उसी रात विक्रम दुकान बंद कर पूरे दिन की कमाई का झोला लेकर घर लौट रहा था। तभी सामने मुंह ढके माधव सेठ और उसका नौकर उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। अरे भाई, आप दोनों कौन हो और इस घने अंधेरे में मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? कृपया मुझे घर जाने दीजिए, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। ज्यादा बातें मत बनाओ मटन वाले बाबू। आज जितनी भी दिन भर की गाढ़ी कमाई की है वो चुपचाप इस खाली थैले में डाल दो, वरना हम तुम्हारी मटन बनाने वाली सारी कढ़ाइयाँ उठाकर कुएं में फेंक देंगे। नहीं नहीं भाई, ये मेरी पूरे दिन की मेहनत की कमाई है। इससे मुझे कल का राशन और मसाले खरीदने हैं। कृपया मेरी रोजी रोटी मत छीनो, मुझ गरीब पर थोड़ी दया करो। दया की उम्मीद किसी और से करना। अब कल सुबह बिना पैसों के कैसे दुकान खोलते हो ये हम भी देखेंगे। चलो अब बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर की तरफ भाग जाओ। पैसों से भरा थैला लेकर दोनों चुपचाप अंधेरे में गायब हो गए और विक्रम बेबस होकर उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। लूट की घटना के बाद विक्रम बेहद उदास और निराश होकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी काव्या को रास्ते में हुई पूरी घटना और चोरों द्वारा पैसे छीन लिए जाने की सारी बात विस्तार से बता दी। काव्या, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उन चोरों ने मेरे सारे पैसे छीन लिए। अब कल सुबह के लिए मटन और मसाले लाने के पैसे भी नहीं बचे। शायद हमारा यहाँ काम करना किसी को रास नहीं आ रहा। आप हौसला मत हारिए। चोरों को कैसे पता चला कि आप उसी रास्ते से और उसी समय पैसे लेकर आ रहे थे? मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे उस बदमिजाज माधव का ही हाथ है। वो हमसे डर गया है। लेकिन काव्या, बिना किसी सबूत के हम मुखिया जी या गांव वालों के सामने माधव पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? वो तो उल्टा हमें ही झूठा साबित कर देगा। सबूत नहीं है तो सबूत हम खुद बनाएंगे। मेरे पास शहर की एक खास मैजिक हर्बल नील है जो एक बार हाथों पर लग जाए तो 3 दिन तक साबुन से भी नहीं छूटती। कल हम माधव को उसी के जाल में फंसाएंगे। अगली ही सुबह विक्रम ने मुखिया जी से थोड़े पैसे उधार लेकर अपनी मटन की दुकान फिर से खोल ली। दूसरी ओर माधव यह सब देखकर हैरान रह गया। अरे ये लड़का तो बड़ा ढीठ निकला। कल रात इसके सारे पैसे साफ कर दिए, फिर भी आज इसकी दुकान सज गई। लगता है इसके हौसले कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। मुझे आज रात फिर कुछ करना होगा। तभी विक्रम जानबूझकर जोर से बोलने लगा ताकि माधव उसकी बातें सुन सके। काव्या, आज मुखिया जी ने हमें बहुत सारे पैसे एडवांस दिए हैं। इन्हें मैं इस लाल रंग के मखमली थैले में रख रहा हूँ। आज रात इसे मैं बहुत संभाल कर ले जाऊंगा। हाँ जी, इस थैले को बहुत संभाल कर रखिएगा। इसके अंदर जो नोट हैं, उन पर भी मैंने सुरक्षा के लिए वही जादुई हर्बल पाउडर लगा दिया है। जो भी इसे छुएगा वो सीधे पकड़ा जाएगा। रात होते ही विक्रम पैसों से भरा लाल थैला लेकर घर की ओर लौट रहा था कि तभी पहले की तरह माधव अपने नौकर के साथ मुंह ढककर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तुम्हारी किस्मत ही खराब है विक्रम बाबू। आज का ये मोटा माल तो सीधे मेरे पास आएगा। अब तुम कल सुबह सीधे मुखिया जी से रोने के लिए तैयार हो जाओ। भाई साहब, ले जाइए पैसे, लेकिन याद रखना कि लालच का फल हमेशा बहुत खट्टा होता है। आज की ये रात तुम्हारे घमंड का आखिरी सूरज साबित होगी। माधव पैसे लेकर वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसका सच सबके सामने आने वाला है। अगली ही सुबह मुखिया जी के घर पर पंचायत बैठी, जहां माधव, विक्रम, काव्या और गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। विक्रम और काव्या ने शिकायत की है कि लगातार 2 रातों से कोई उनके ढाबे की कमाई लूट रहा है। हमारे चंदनपुर गांव में ऐसी चोरी पहले कभी नहीं हुई। जो भी दोषी है उसे कड़ी सजा मिलेगी। मुखिया जी, ये लड़का शहर से आया है। क्या पता ये खुद ही पैसे कहीं छुपाकर हमारे गांव का नाम बदनाम कर रहा हो। इसका ढाबा तुरंत बंद करवा देना चाहिए। माधव भाई, आप इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं? और जरा अपनी दोनों हाथ अपनी जेबों से बाहर निकालिए। गांव वाले भी तो देखे कि आपके हाथ कितने साफ हैं। तुम होती कौन हो मुझे हुक्म देने वाली? मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। मैं एक प्रतिष्ठित ढाबे का मालिक हूँ। मैं अपने हाथ किसी के कहने पर बाहर नहीं निकालूंगा। बातों में माधव सेठ के हाथ जेब से बाहर आ गए और सबकी नजर उनके नीले पड़े हाथों पर टिक गई।
अरे बाप रे माधव भाई, तुम्हारे हाथ तो नीले थोथे जैसे चमक रहे हैं। इसका मतलब काव्या बेटी जो कह रही थी वो बिल्कुल सच था। तुम ही रात के अंधेरे में नकाब पहनकर चोरी कर रहे थे। नहीं मुखिया जी, ये तो वो रसोई में बर्तनों का नील लग गया होगा। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। माधव भाई, वो कोई साधारण नील नहीं है, वो मेरी पत्नी का बनाया हर्बल रंग है जो सिर्फ उन चुराए गए नोटों पर लगा था। अब भी वक्त है, अपनी गलती मान लीजिए क्योंकि सबूत सबके सामने है। पवन के सॉरी माधव, तुमने लालच में अंधा होकर हमारे गांव की नाक कटवाई है। इस मेहनत करने वाले जोड़े को बदनाम और परेशान करने की सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी। तुम्हारा ढाबा आज से सेल किया जाता है। विक्रम भाई, काव्या बहन, मुझे माफ कर दो। मेरे भीतर का लालच और घमंड मुझे ले डूबा। मुखिया जी ने मेरा ढाबा बंद कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। माधव भाई, सजा देने से कोई इंसान सुधरता नहीं है। आप कहीं नहीं जाएंगे। आज से हमारा और आपका ढाबा एक ही होगा। आप मेरे साथ यहाँ बैठेंगे और हम मिलकर पूरे इलाके को सबसे स्वादिष्ट और शुद्ध मटन रोटी खिलाएंगे। हाँ माधव भाई, लेकिन एक शर्त है। अब से ग्राहकों को कड़वी बोली नहीं बल्कि मीठी मुस्कान देनी होगी। और हाँ, अगर अगली बार हाथों में नीला रंग लगा तो ये बेलन सीधा रसोई से बाहर आएगा। वाह भाई वाह, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड और लालच से इंसान अपनी बनाई इज्जत भी खो देता है, जबकि ईमानदारी, मधुर व्यवहार और बुद्धिमानी से हर मुश्किल पर जीत पाई जा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।